दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। गुजरे हफ्ते के घटनाक्रमों पर बात करने के लिए आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का हालिया नेपाल दौरा चीन को कितने झटके देने वाला है और नेपाल में भारत को अहमियत क्यों मिलने वाली है। इसके बाद जानेंगे कि रूस के बाद किस देश को स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से ऐतराज है और इसके पीछे वो किन वजहों का हवाला दे रहा है। और आखिर में समझेंगे कि मध्य पूर्व के देश लेबनान में सत्ता परिवर्तन के क्या मायने हैं और मध्य पूर्व की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते नेपाल के दौरे पर गए। चूंकि मौका बुद्ध पूर्णिमा का था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की। इस अवसर पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समारोह में भी शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली पीएम शेर बहादुर देउवा की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर सहमति बनी। दोनों ही देशों ने 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। जल विद्युत, शिक्षा, विकास और कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर सहमति बनी। इनके बीच लुम्बिनी को कुशीनगर, बोधगया, राजगीर, नालंदा और सारनाथ से जोड़ने वाले प्रस्तावित बौद्ध सर्किट पर भी चर्चा हुई। ये दोनों देशों के विभिन्न स्थलों को जोड़ने वाले रामायण सर्किट के निर्माण की परियोजना के अतिरिक्त होगा। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को खास तौर पर बुद्ध पूर्णिमा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ इस खास दिन तक सीमित नहीं है। असल में ये दौरा राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। इसकी बड़ी वजह है नेपाल की गिनती प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाले देशों में होती रही है। ये इससे भी पता चलता है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये 5वां मौका है जब उन्होंने नेपाल का दौरा किया है। ये और बात है कि पिछले कुछ सालों में भारत नेपाल रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। नेपाल में चीन की आर्थिक घुसपैठ के चलते नेपाल और भारत के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई थी। ये तल्खियां कई विवादों के रूप में भी सामने आई थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नेपाल हमेशा भारत की प्राथमिकताओं में रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। इसलिए आज पीएम मोदी के नेपाल दौरे के मायनों को समझेंगे कि क्या इस कवायद से पुराने रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। ये भी जानेंगे कि क्या ये दौरा नेपाल में चीन के बढ़ते दखल को कम करने में निर्णायक साबित होगा। असल में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने ऐसे समय में नेपाल का दौरा किया है जब दोनों देश बेहद तल्खी भरे दौर से गुजरे हैं। देउवा के पहले केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत को कई मौकों पर झटके दिए। यहां तक कि नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर कालापानी समेत भारत के 3 स्थानों को नेपाल का हिस्सा बताया था। इससे काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसकी वजह थी कि ओली कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और वह चीन के प्रभाव में आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों चीन की राजदूत का दखल सीधे प्रधानमंत्री से लेकर नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय तक था। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन जब देउबा प्रधानमंत्री बने तब पहला अवसर मिलते ही उन्होंने भारत की यात्रा की। उनका ये कदम भारत के लिए बेहद सुखद था। ओली ने कई बार चीन से नजदीकियां दिखाकर भारत को असहज किया और उन्होंने कई बार संदेश दिया कि वो भारत के साथ काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन देउबा ने भारत की यात्रा कर संदेश दिया कि दोनों देशों के रिश्ते अब सुधर रहे हैं। दूसरी ओर इस यात्रा में पीएम मोदी का विमान दिल्ली से कुशीनगर पहुंचा और फिर कुशीनगर से लुम्बिनी तक उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा की। दरअसल लुम्बिनी से 18 किलोमीटर दूरी पर नेपाल में भैरवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन पीएम मोदी ने वहां उतरने की बजाय
कुशीनगर उतरना पसंद किया। इसकी वजह है कि भैरवा एयरपोर्ट को चीन ने बनवाया है। करीब 40 अरब नेपाली रुपये से बने इस एयरपोर्ट को पीएम मोदी ने नकार दिया है। यकीनन ये संदेश चीन की बेचैनी को बढ़ाने वाला है। इससे नेपाल में भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि चीन के नजरिए से देखें तो एयरपोर्ट का बहिष्कार चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, नेपाल भारत का भरोसेमंद पड़ोसी तो रहा ही है, लेकिन हालिया वर्षों में जो रिश्ते खराब हुए उनकी असली वजह चीन ही है। लीपू लेख और कालापानी सीमा विवाद चीन के इशारे पर ही हुए। नेपाल में चीनी निवेश को तरजीह दी जाने लगी और भारत के खिलाफ माहौल बनने लगा। इसलिए भारत की पूरी कोशिश नेपाल में चीन की मौजूदगी को कमजोर करने की है। हालांकि इसे लेकर सकारात्मक संकेत देखने को भी मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है और चीन द्वारा कर्ज जाल में फंसाने की नीति को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेकिन हाल ही में नेपाल ने चीन के कर्ज जाल को नकार कर सख्त संदेश दिया है। असल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में नेपाल दौरे पर गए थे, लेकिन उनकी कर्ज की पेशकश पर नेपाल ने कहा कि उसे कर्ज नहीं चाहिए। हाँ, उसे अगर अनुदान मिलता है तो वो उसे स्वीकार कर लेगा। गौर करें तो पिछले कुछ सालों में चीन ने भूटान, म्यांमार, मालदीव से भी भारत के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नापाक कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। कोरोना के दौरान भारत ने भूटान को काफी मदद भेजी। म्यांमार में जब तख्तापलट हो गया और वहां राजनीतिक हालात खराब हो गए, तब पूरी दुनिया ने म्यांमार को मदद भेजना बंद कर दिया, लेकिन भारत वहां के नागरिकों की मदद के लिए खड़ा रहा। उधर मालदीव में भारत विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। इसके पीछे भी चीन की ही चाल थी, लेकिन वहां की सत्ताधारी पार्टी ने इस आंदोलन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह ये थी कि वहां अभी भारत समर्थित पार्टी की सरकार है। जहां तक नेपाल का सवाल है तो वहां पर चीन के खिलाफ बढ़ती नाराजगियों से ऐसा लग रहा है कि चीन की काठ की हांडी जल चुकी है। भारत समर्थित पार्टी की सरकार के गठन के बाद नेपाल राजनीतिक रूप से स्थिर भी हो गया है। दूसरी ओर नई सरकारों में चीन के बजाय अब भारत को तरजीह दी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गरीब देश होने के नाते नेपाल भारत और चीन दोनों के साथ एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार करता है। यही वजह है कि आज की तारीख में चीन ने नेपाल में ऊर्जा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से नेपाल की राजनीतिक हवा बदल रही है, उससे लग रहा है कि भारत और नेपाल फिर से रिश्तों को मजबूत करने की राह पर चल पड़े हैं। पिछले कुछ महीनों से हम जिस एक बात से बार बार रूबरू होते रहे हैं, वो ये कि रूस को अमेरिका के वर्चस्व वाले सैन्य संगठन नाटो से बड़ी दिक्कत है। रूस जब भी सुनता है कि यूरोप का कोई मुल्क नाटो में शामिल होने वाला है तो वो बेचैन हो उठता है, उसे चेतावनी देता है और नहीं मानने पर जंग की धमकी भी देता है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब यूरोपीय देश स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की बात कही, तब रूस ने इन दोनों मुल्कों को भी आंखें दिखाई। लेकिन ऐसा करने वाला अब वो अकेला देश नहीं रहा है। इस जमात में अब एक और मुल्क शामिल हो गया है। वो कोई और नहीं बल्कि नाटो का ही सदस्य देश तुर्की है, जिसने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। तुर्की का कहना है कि इन दोनों देशों के उसके यहाँ मौजूद अलगाववादी कुर्द समुदाय से गहरे रिश्ते हैं और ये खुलेआम उसे समर्थन भी दे रहे हैं। उनकी इस हरकत से उसकी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। तुर्की का यह भी कहना है कि अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो उसका मतलब हुआ कि अब ये हमारे मित्र और सहयोगी हैं। ऐसे में इस बात को स्वीकार करना मुश्किल और अपमानजनक होगा कि हमारे मित्र और सहयोगी ही हमारे देश में मौजूद आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुर्द अलगाववादी समूह का तुर्की से क्या ताल्लुक है, जिसे स्वीडन और फिनलैंड समर्थन दे रहे हैं। तो आइए इसे जानते हैं। नाटो के सदस्य तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो नाटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने से पहले अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता है। उसकी चिंता तुर्की में मौजूद कुर्द अलगाववादी संगठन PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरिया में मौजूद संगठन YPG है यानी पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स। तुर्की का ऐसा मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन PKK और YPG का समर्थन करते रहे हैं, जो कि कई दशकों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष छेड़े हुए है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है।
कुर्द समुदाय मोटे तौर पर जाग्रोस और पूर्वी टॉरस पर्वतीय इलाकों में मौजूद एक निर्जातीय समूह है। यह समूह कुर्दिस्तान नामक एक अलग देश की चाह रखते हैं, जिसमें पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, उत्तरी सीरिया और आर्मेनिया के छोटे हिस्से शामिल हैं। फिलहाल इनमें से 2 देश, ईरान और इराक, आधिकारिक रूप से अपने यहाँ इसे अलग समुदाय के रूप में मान्यता दे चुके हैं। साथ ही इन्होंने इनके इलाकों को स्वायत्तता भी प्रदान कर दी है। इसमें ईरान का उत्तर पश्चिमी प्रांत कुर्दिस्तान और इराक का कुर्द स्वायत्त क्षेत्र शामिल है। कुर्दिस्तान को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल से ये क्षेत्र कुर्दों का घर रहा है। अरब विजय के बाद इस्लाम को अपना लेने के अलावा फिलहाल कुर्दों की उत्पत्ति को लेकर कोई भी स्पष्ट मत नहीं है। आगे चलकर कुर्दों ने पश्चिमी एशिया के अशांत इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी पहचान स्थापित की। हालांकि बाद में ये पहचान सभ्य लोगों की बजाय अशांत समूहों के रूप में अधिक स्थापित हुई। कुर्द समुदाय ने पश्चिमी एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भले ही निभाई हो, मगर ये कभी भी राजनीतिक एकता का आनंद नहीं ले सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के विघटन से एक बार ऐसा लगने लगा था कि कुर्द राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्र कुर्दिस्तान मुल्क की स्थापना हो जाएगी, मगर कमाल अतातुर्क के तहत तुर्की के सैन्य पुनरुद्धार के कारण ये महज उम्मीद ही बनकर रह गई। आगे चलकर कुछ ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा की ओर रुख किया। इन समूहों में सबसे महत्वपूर्ण है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पार्टिया करकेरन कुर्दिस्तान यानी पीकेके, जिसका नेतृत्व अब्दुल्ला ओकलान ने किया था। पीकेके 1978 में स्थापित एक वामपंथी समूह है। इसने इराक में मौजूद ठिकानों से 1984 में राज्य के खिलाफ अपना सशस्त्र अभियान शुरू किया। हालांकि यह 1970 के दशक के अंत में ही हिंसक हमलों में शामिल हो चुकी थी। बहरहाल पीकेके ने सशस्त्र अभियान एक स्वतंत्र कुर्द राज्य या संभवतः पूर्ण कुर्द स्वायत्तता को स्थापित करने के लिए चलाया। इसलिए पीकेके को सीरिया और विदेशों में रहने वाले कुर्दों से भी समर्थन मिला। साथ ही आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से भी इसने धन हासिल किया। कुर्द समस्या से निपटने के लिए तुर्की सरकारों ने 1991 में इसे सांस्कृतिक रियायतें और 1993 में सीमित स्वायत्तता मुहैया कराई। हालांकि कुर्दों द्वारा राजनीतिक दलों की स्थापना करने पर प्रतिबंध ही लगा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की मंशा विद्रोह का सैन्य दमन करना ही था। इसके लिए कुर्द क्षेत्रों में मार्शल लॉ भी लगाया गया। 1993 तक संघर्ष मध्य पूर्व में सबसे बड़ा गृह युद्ध बन गया। ऐसा अनुमान है कि 1982 और 1995 के बीच इस संघर्ष में लगभग 15,000 लोग मारे गए, दर्जनों गांव तबाह हो गए और कई निवासियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। इन सब में अधिकांश कुर्द नागरिक थे। बाद में तुर्की सेना ने इराक में भी पीकेके के ठिकानों पर हमला किया। 2010 के दशक में इस घटनाक्रम में तब एक नया मोड़ आया जब सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ। एक कमजोर इराकी राज्य और सीरियाई गृह युद्ध के चलते ये देश इस्लामिक स्टेट के उदय को नहीं रोक सके। उस समय कुर्द लड़ाके दोनों देशों में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख ताकत बनकर उभरे। ऐसा करने से कुर्द बलों ने एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल की, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर रणनीतिक इलाके और संपत्ति को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह की स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने स्वतंत्रता की नई उम्मीदें भी जगाई, लेकिन वे उम्मीदें भी अल्पकालिक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में इराक के कुर्द स्वायत्त क्षेत्र की स्वतंत्रता के पक्ष में भारी मतों से एक जनमत संग्रह पारित हुआ। तब इराकी बलों ने कुर्दों से महत्वपूर्ण इलाकों में से कुछ को वापस लेने के लिए तुरंत एक आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया। अक्टूबर 2019 में अमेरिकी सेना उत्तर पूर्वी सीरिया में जब कुर्दों का समर्थन करने से पीछे हट गई, तब कुर्द बलों को वश में करने के लिए तुर्की ने भी सीरियाई इलाकों में एक ऐसा ही आक्रामक अभियान चलाया। इस तरह ये संघर्ष आज तक जारी है। ये तो रही कुर्द अलगाववादी समूह और तुर्की से उसके ताल्लुक की कहानी। इससे ये भी साफ हो गया कि तुर्की को कुर्दों का सरेआम समर्थन देने वालों से क्या तकलीफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्वीडन और फिनलैंड इसे सही में सपोर्ट कर रहे हैं? इन मुल्कों को इससे क्या सरोकार है? अब आइए इसे समझते हैं। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड में बड़े पैमाने पर कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। स्वीडन में तो कुर्द मूल के कई सांसद भी मौजूद हैं। लिहाजा तुर्की का दावा है कि पीकेके यूरोप में धन उगाही और लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। ये काम स्वीडन में बड़े पैमाने पर चल रहा है क्योंकि स्वीडन में इसकी उपस्थिति मजबूत, खुली और स्वीकृत है।
तुर्की का कहना है कि अगर ये मुल्क नाटो की सदस्यता के लिए तुर्की का समर्थन चाहते हैं तो उन्हें अपने यहाँ मौजूद पीकेके के ठिकानों, गतिविधियों, संगठनों, व्यक्तियों और अन्य प्रकार की मौजूदगी की अनुमति को बंद करना होगा। हालांकि तुर्की ऐसे कोई सबूत मुहैया नहीं करा सका है जो इन दोनों देशों के साथ पीकेके के संबंध को दिखाता हो। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की ऐसी परिस्थिति में स्वीडन और फिनलैंड की अर्जी पर अपनी सहमति देगा? नाटो में तुर्की एक अहम किरदार अदा करता है। कई बड़ी फौजों में एक फौज उसके देश की भी है। नाटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल होने को लेकर तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो नाटो में उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए स्वीडन और फिनलैंड को अपने देशों में तुरंत आतंकवाद का समर्थन बंद कर देना होगा और सुरक्षा गारंटी देते हुए तुर्की पर से निर्यात प्रतिबंध हटा लेना होगा। इसका यह भी कहना है कि वह यूरोपीय देशों को नाटो संगठन में आवेदन करने की छूट की नीति का विरोध नहीं करता है। उधर फिनलैंड के राष्ट्रपति सौनी निनिस्तो ने भी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान के साथ बातचीत करने के लिए हामी भरी है। गौरतलब है कि नाटो संगठन में किसी को भी शामिल करने के लिए सभी 30 सदस्य देशों और उनकी संसद की सहमति जरूरी होती है। तुर्की बीते 70 सालों से नाटो का सदस्य है और उस पर फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि नाटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल होने से बाल्टिक सागर में उसे मजबूती मिलेगी और रूस तक उसकी पहुंच सीधी स्थापित हो जाएगी। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्य इसके लिए किन रास्तों की खोज करते हैं। वैसे तो मध्य पूर्व का कोई ना कोई देश अंदरूनी अदावत की वजह से अक्सर ही सुर्खियों में रहता है, मगर अभी मध्य पूर्व का एक देश राजनीतिक कारणों से चर्चा में है। असल में लेबनान में बीते हफ्ते आम चुनाव के नतीजे आए। ईरान समर्थित सत्ताधारी पार्टी हिजबुल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी और ऐसा माना जा रहा है कि ये पार्टी अपनी सत्ता खो देगी। इसलिए आज समझेंगे कि लेबनान के लिए ये चुनाव इतना खास क्यों है और मध्य पूर्व की भू राजनीति से इसका क्या ताल्लुक है। पहले लेबनान को समझते हैं। नक्शे पर गौर करें तो लेबनान मध्य पूर्व में मौजूद एक देश है जो उत्तर और पूर्व में सीरिया से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण में इसकी सरहद इजराइल से लगती है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिसके तट पर लेबनान की राजधानी बेरूत अवस्थित है। वहीं द्वीपीय देश साइप्रस इसके साथ समुद्री सीमा साझा करता है। लेबनान की आधिकारिक मुद्रा लीरा है। 1943 में अपनी आज़ादी के बाद से ही और राष्ट्रीय संधि के तहत लेबनान एक खास तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत खुद को शासित करता है। इसके तहत यहाँ 3 प्रमुख संप्रदायों और धर्मों, सुन्नी मुसलमानों, शिया मुसलमानों और ईसाइयों के बीच देश की राजनीतिक ताकत बटी हुई है। लेबनान में ईसाइयों, सुन्नी मुसलमानों और शिया मुसलमानों की आबादी लगभग समान अनुपात में होने के कारण इस साझेदारी सिस्टम को अपनाया गया है। हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार सुन्नी मुसलमान लेबनान की आबादी में लगभग 31.9% की हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि शिया मुसलमान 31.2% और ईसाई लगभग 32.4% की। बाकी बची आबादी में द्रुज, बहाई, बौद्ध, हिंदू और यहूदियों की हिस्सेदारी है। इस आत्म स्वीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का पद मैरोनाइट कैथोलिक ईसाई, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुस्लिम और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुस्लिम के लिए तय किया गया है। इससे पता चलता है कि इस धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन की वजह से लेबनान की राजनीति में धर्म और संप्रदाय का बोलबाला है। इसके चलते लगातार यहाँ राजनीतिक गुटबाजी और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ता गया, जिसने सामाजिक दरार को गहरा किया और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। इसकी वजह से अक्सर ही लेबनान को शक्ति शून्यता, सामाजिक अलगाव और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अब आप पूछ सकते हैं कि हालिया चुनावी नतीजे लेबनान के लिए इतने खास क्यों हैं? दरअसल कुछ सालों से यहाँ के लोग मौजूदा सरकार से खफा थे और इसे सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। सरकार से ये नाराजगी ज्यादा पुरानी नहीं है। बात 2019 की है, जब यहाँ आर्थिक संकट के चलते लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और यहाँ राजनीतिक संकट पैदा हो गया। यह विरोध प्रदर्शन देश की वित्तीय चूक और आर्थिक मंदी को लेकर था, जिसने लेबनान की 3/4 से अधिक आबादी को गरीबी में डुबो दिया था। लोगों की नाराजगी तब और बढ़ गई जब सरकार की विफलता के कारण 2020 में राजधानी के बीच में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। नाराजगी के बाद ये पहला चुनाव है जहां लोगों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ
खुलकर अपना विरोध जताया और मौजूदा हिजबुल्लाह व उसके सहयोगियों को सरकार से बाहर का रास्ता देखने के लिए मजबूर किया। हिजबुल्लाह के सरकार से बाहर जाने से मध्य पूर्व की भू राजनीति में भी बड़ी तब्दीली आने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि मध्य पूर्व की भू राजनीति से लेबनान और इसके चुनाव का क्या ताल्लुक है। असल में यहाँ पहले से मौजूद हिजबुल्लाह सरकार ईरान समर्थक मानी जाती है और इसके सहयोगी द्वारा चुनाव में जरूरी सीट ना ला पाने से लोगों का मानना है कि ये सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। वहीं सऊदी अरब समर्थित और हिजबुल्लाह के सबसे मुखर विरोधी समीर गागिया की ईसाई लेबनानी सेना पार्टी सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। हालांकि यह भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। समीर गागिया की ये पार्टी वही है जिसने 1975 से 90 के बीच गृहयुद्ध में देश को झोंकने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये गृहयुद्ध अभिजात वर्गीय मेरोनाइट ईसाई कुलों के खिलाफ था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण सत्ता समीकरण का किसी भी रूप में निर्धारण हो सकता है। एक पूर्ण विजेता की कमी और लेबनान की कठोर सत्ता साझाकरण राजनीतिक संरचना की परंपरा के चलते कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद अभी कम है। ईसाई लेबनानी सेना पार्टी सुन्नी ब्लॉक के साथ गठबंधन की पेशकश करते हुए आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये हिजबुल्लाह के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब की अगुवाई वाले खाड़ी देश लंबे समय से हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा को हथियार डालने पर जोर देते रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उधर मध्य पूर्व का नेता बनने की होड़ में लगे सऊदी अरब और ईरान भी इस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि लेबनान के भू राजनीतिक अखाड़े में ईरान अपना दबदबा कायम रखता है या फिर सऊदी अरब और अमेरिका यहां भी अपनी जगह बनाने में सफल होते हैं। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमालिया में फिर से अमेरिकी फौज की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद सोमालिया में विद्रोही गुट अल शबाब के खिलाफ लड़ाई को और असरदार बनाना है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरीन जीन ने बताया कि अमेरिका लगभग 500 जवानों को सोमालिया भेज सकता है। असल में इससे पहले करीब 700 अमेरिकी जवान सोमालिया में तैनात थे, लेकिन दिसंबर 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को वापस बुला लिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सोमालिया में सत्ता परिवर्तन हो गया है और हसन शेख महमूद वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहा पड़ोसी देश श्रीलंका आखिरकार दिवालिया घोषित हो गया है। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी गई थी, लेकिन बीते 18 मई को ये अवधि भी समाप्त हो गई और श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि उनका देश आर्थिक संकट टालने के लिए कर्ज नहीं चुका पाया और ये प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया घोषित हुआ है। कोई देश दिवालिया तब घोषित होता है जब वहां की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कर्जों को चुकाने में नाकाम हो जाती है। श्रीलंका मामले को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे पुराने एपिसोड को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोलियम संकट के बीच कच्चा तेल निर्यातक देश वेनेजुएला के लिए बड़ी खबर आई है। लंबे वक्त से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को अब राहत मिलने वाली है। प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से संबंध तोड़ लिए थे। तब उन्होंने निकोलस मादुरो को देश के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था और वेनेजुएला के तेल, वित्त और वाणिज्य क्षेत्रों पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। उधर कैरिबियन देश क्यूबा के लिए भी पाबंदी में राहत की खबर आई है। उसे भी अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के लिए कॉन्सुलर सेवाओं और वीजा की संख्या बढ़ाना, अमेरिकी परिवारों के लिए क्यूबा में परिवार से मिलने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और क्यूबा के उद्यमियों को रेमिटेंस का समर्थन देने आदि में राहत दी गई है। हालांकि प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में अमेरिका का ये कदम बेहद सीमित है। अमेरिका ने क्यूबा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया है, साथ ही क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन देने वाले देशों की सूची से भी नहीं हटाया है। अब देख लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया नेपाल यात्रा के क्या मायने हैं? क्या ये यात्रा नेपाल में चीन के बढ़ते दखल को रोकने में निर्णायक साबित होगी? परीक्षण कीजिए। दूसरा सवाल, कुर्द समुदाय कौन है और तुर्की का इससे क्या संबंध है? तुर्की क्यों स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है? चर्चा कीजिए। तीसरा सवाल,
लेबनान में प्रचलित विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताइए कि इससे लेबनान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई खबरों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।